आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि आप किसी शादी, पार्टी या किसी फंक्शन में गए हैं। वहाँ खाने-पीने की चा चीज़ों के साथ बहुत सारी मीठी चीज़ें भी हैं। डेज़र्ट है जैसे कि गुलाब जामुन, रसगुल्ले, आइसक्रीम, हलवा। अब इन चीज़ों को बताते हुए भी मेरे मुँह में पानी आ रहा है और ज़ाहिर है आपको सुन के भी आपके मुँह में पानी आ रहा होगा। और क्या इन चीज़ों के लिए आपकी क्रेविंग बढ़ रही है? मीठी चीज़ों के लिए क्रेविंग बढ़ रही है ये सब सुन के? या उनको खाने की आपके मन में बहुत ही तीव्र इच्छा हो रही है, लालसा हो रही है? तो ये मीठी चीज़ों में ऐसा क्या है दोस्तों कि हमारी ब्रेन के लिए इसको रेज़िस्ट कर पाना, यानी इसकी इनकी इच्छाओं को, इसको खाने की जो इच्छा है, उसको रोक पाना इतना मुश्किल होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हृदय है और मैं खुद भी ब्रेन रिसर्चर हूँ, यानी ब्रेन पर रिसर्च करता हूँ। और दुनिया में कई जगह होने वाली ब्रेन पर जो रिसर्च है, उसको भी फॉलो करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ और उसको सरल भाषा में और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ साझा करने की कोशिश करता हूँ। ख़ासकर वो रिसर्च जो हमारी रोज़ाना ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, ताकि उनमें से कुछ चीज़ें समझ कर और सीख कर हम अपने जीवन को, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकें। दोस्तों, शुगर एक बड़ा ही जनरल सा टर्म है जो एक खास तरह के ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जिनको हम कार्बोहाइड्रेट्स भी कहते हैं। और ये शुगर बहुत सारी चीज़ों में होता है। आप जो भी चीज़ें खरीदते हैं या प्रयोग करते हैं, उनकी अगर आप पीछे की दी हुई जानकारी को पढ़ें, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ें, तो आपको लगेगा कि उसमें कितनी सारे शुगर हैं। और शुगर के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, बहुत सारे इसके प्रकार हैं। ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज, डेक्सट्रोज, लैक्टोज और स्टार्च, ये सारे ही शुगर की कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, हनी और इस तरह की चीज़ें भी, ये भी शुगर की कैटेगरी में ही आती हैं। दोस्तों, ये शुगर मीठी चीज़ों में तो होता ही है, जैसे कि चॉकलेट्स, केक्स, कैंडीज़। इसके अलावा ये उन चीज़ों में भी होता है जो हमें आम तौर पर मीठी नहीं लगती हैं, जैसे ये ब्रेड में हो सकता है, ये आपके टोमेटो केचप या सॉस में हो सकता है, ये आपके कई सारे खाने की चीज़ों और ड्रिंक्स में भी हो सकता है। इसके अलावा प्रोटीन बार, जो कि आजकल बहुत लोग प्रोटीन के लिए खाते हैं, उनमें भी शुगर काफ़ी मात्रा में हो सकता है। और बच्चों को हम दूध में मिलाकर कई चीज़ें जो घोल कर पिलाते हैं, उन बहुत सारी चीज़ों में शुगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में हो सकता है। अब क्योंकि दोस्तों हमने देखा कि शुगर तो ऐसे लगता है जैसे सर्वत्र व्याप्त है, हर जगह है, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि ये हमारी बॉडी को और हमारे ब्रेन को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका कैसे इसके इफ़ेक्ट्स हमारे ब्रेन पर पड़ते हैं। और क्या ऐसा सच है कि थोड़ी सी मीठी चीज़ों के खाने के बाद आपको और ज़्यादा मीठी चीज़ों के खाने की क्रेविंग यानी लालसा बढ़ जाती है? हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब हम कुछ खाते हैं तो उसका टेस्ट हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि हर उस स्वाद के लिए हमारे पास हमारी जीभ पर, टंग पर टेस्ट बड्स मौजूद होते हैं। वो रिसेप्टर्स उन टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं और सिग्नल जाता है ब्रेन स्टेम से होते हुए हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, यानी ब्रेन में। और ब्रेन में अलग अलग खंड हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, जो नमकीन, मीठे, कड़वे या उमामी, इन तरह के टेस्ट को पहचानने में उनका काम है, यानी उस तरह की सिग्नल को प्रोसेस करने का उनका काम है। दोस्तों, हम जब कोई मीठी चीज़ खाते हैं तो ये हमारे ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करता है। अब ये रिवॉर्ड सिस्टम क्या है? ये एक, आप इसको इनाम प्रणाली या पारितोषिक प्रणाली की इस तरह समझ सकते हैं। और ये हमारे ब्रेन में तब होता है जब हम कोई काम करते हैं और उसको करने के बाद हमें कुछ इनाम मिलता है, पारितोषिक मिलता है और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। यही सेम रिवॉर्ड सिस्टम तब भी सक्रिय होता है जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं। और ये रिवॉर्ड सिस्टम हमारे ब्रेन के कई सारे एरियाज़ के बीच में जो पाथवेज हैं, उसकी वजह से पैदा होता है। और ये एक हमारे खास तरह के जो सबकॉन्शियस क्वेश्चन है, एक अवचेतन में एक हमारे एक प्रश्न उठता है, उसको आंसर करने के काम आता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि क्या ये मुझे फिर से करना चाहिए? यानी अगर हम खाने पीने की बात करें तो क्या मुझे ये फिर से खाना चाहिए? इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। यानी कि हम चाहते हैं कि हम ये चीज़ फिर से खाएं, हम ये मीठी चीज़ फिर से खाएं। और ये रिवॉर्ड सिस्टम मीठी चीज़ खाने से खास तरह से सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है हमारे ब्रेन में। दोस्तों, ये ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम सिर्फ खाने पीने या मीठी चीज़ों से ही नहीं जुड़ा हुआ है। ये सोशलाइजिंग, सेक्सुअल बिहेवियर या ड्रग्स, ये कुछ उदाहरण हैं, कुछ अनुभव हैं जिनसे ये रिवॉर्ड सिस्टम हमारे ब्रेन में सक्रिय होता है, एक्टिवेट होता है। लेकिन ये अगर ओवर एक्टिवेट हो जाए, अधिक सक्रिय हो जाए, ज़्यादा लंबे समय तक अगर ये एक्टिवेटेड रहे ये रिवॉर्ड सिस्टम, तो होता क्या है? हम
उन चीज़ों पर अपना कंट्रोल खो देते हैं। यानी मीठी चीज़ें खाने खाते हम उस पर कंट्रोल, अपना नियंत्रण धीरे धीरे हमारा कम हो जाता है। हमारा उस चीज़ मीठी चीज़ों के लिए जो क्रेविंग है, जो हमारी तीव्र इच्छा है, लालसा है, वो बढ़ जाती है और उन चीज़ों की तरफ हम ज़्यादा आकर्षित होने लग जाते हैं। दोस्तों, ये तो थी मीठी चीज़ें जो जिनका हमें मीठा स्वाद आता है, क्योंकि उनके रिसेप्टर्स, हमारे टेस्ट बड्स हमारे जीभ पर मौजूद हैं। लेकिन जो बाकी चीज़ें हम खाते हैं जैसे रोटी चावल, वो सीधे हमारे स्टमक में जाते हैं और वहाँ से हमारे गट में जाते हैं। वहाँ टेस्ट बड्स तो नहीं होते, लेकिन शुगर रिसेप्टर्स वहाँ भी मौजूद होते हैं। उनके डाइजेशन के बाद शुगर रिसेप्टर्स शुगर को सेंस करते हैं और सिग्नल ब्रेन तक जाता है। फिर हमारी बॉडी में इंसुलिन रिलीज़ किया जाता है ताकि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को धीरे धीरे उसको निपटाने के लिए ये इंसुलिन काम आता है। अब दोस्तों, इस रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा हुआ एक खास तरह का न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल है जो हमारे ब्रेन में रिलीज होता है, वो है डोपामीन। और ये ब्रेन में यूनिफॉर्मली नहीं मौजूद होता, ये कुछ खास रीजन्स में, ये क्लस्टर्स में प्रेजेंट होते हैं डोपामीन के रिसेप्टर्स। और ये रिवॉर्ड सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो इनकी सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, अब ये ड्रग्स जैसे कि अल्कोहल, निकोटीन, हेरोइन, इस तरह की ड्रग्स की वजह से ये रिवॉर्ड सिस्टम ओवरड्राइव में आ जाता है, यानी बहुत सारा डोपामीन रिलीज होता है। और इसी कारण से जो भी उस ड्रग्स को लोग लेते हैं, उन ड्रग्स की वजह से वो एडिक्शन पैदा हो जाता है, यानी नशा लग जाता है, उनको लत लग जाती है। अब सोचने वाली ये बात है दोस्तों कि यही वो रिवॉर्ड सिस्टम है जो मीठी चीज़ों या शुगर वाले आइटम्स खाने के बाद भी एक्टिवेट होता है। अब कोई ये सोच सकता है, क्या ड्रग्स और शुगर में कुछ सिमिलरिटी है? तो मैं ये कहूँगा कि सही पकड़े हैं। शुगर भी एक ड्रग है, यानी एक लाइट अमाउंट में वो सिग्नलिंग, वही पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो ड्रग्स लेने पर होते हैं। वही पाथवेज, वही सिग्नलिंग तब भी होती है जब हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं या शुगरी आइटम कंज्यूम करते हैं या खाते पीते हैं। और यही वजह है दोस्तों कि आपने नोटिस किया होगा, कुछ लोग मीठी चीज़ों को देख के अपने आप को रोक नहीं पाते, वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाते और सीधा टूट पड़ते हैं। यानी मीठी चीज़ों को देखकर उनकी क्रेविंग बढ़ जाती है, उनकी लालसा बढ़ जाती है और वो बस मीठी चीज़ों की तरफ आकर्षित हुए जाते हैं। अब आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या मीठी चीज़ों से ही ये रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है? क्या और भी कोई खाने की चीज़ें हैं जो इस रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं? अभी तक यही पाया गया है दोस्तों रिसर्च में कि शुगरी आइटम्स या मीठी चीज़ों के खाने के बाद ही ये रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट होता है। एक रिसर्च में ये भी दिखाया गया कि सब्जियां या कि जैसे कि गोभी, ब्रोकोली, इन तरह की सब्जियों खाने के बाद उस तरह का रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। यही कारण है दोस्तों कि बच्चों को सब्जियां खिलाना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि उससे रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। और वहीं कोई मीठी चीज़ हो जो बहुत ही खाने में जिसका बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा हो, वो बच्चे क्या, बड़े भी बहुत ही मन से खाना चाहते हैं उसको। अब अगर बात करें हेल्दी फूड्स की, यानी बैलेंस्ड डाइट की, संतुलित आहार की, जिसमें कि हर चीज़ हो, शुगर वाली चीज़ें या कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें, प्रोटीन युक्त चीज़ें और फैट युक्त चीज़ें, तो वो बैलेंस्ड डाइट होगा। और ऐसी डाइट खाने के बाद भी, क्योंकि इसमें सब कुछ है, हमारा रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट तो होता है। लेकिन अगर ये हम रेगुलर बेसिस पे, यानी रोज़ाना हम सेम तरह की चीज़ें खाते जाएं, सेम तरह का वही, जबकि वो बैलेंस्ड डाइट है, एक संतुलित आहार है, लेकिन सेम हो, तो जो हमारा रिवॉर्ड सिस्टम का जो डोपामीन का लेवल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और यही कारण है कि हम एक अच्छे खाने से भी बोर हो जाते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन हमेशा नॉवेल्टी खोजता है दोस्तों, वो नई चीज़ें खोजना चाहता है। इसीलिए हम कोई भी नए तरह के खाने, नए तरह की टेस्ट, नई डिशेस, नया व्यंजन, उस तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है, ना कि वही घिसी पीटी पुरानी चीज़ों के खाने पर। तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि चाहे हम अपने खाने में या हमारे बच्चों के खाने पीने की चीज़ों में हमें थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट्स करते रहने चाहिए, उसमें कुछ नई चीज़ें रोज़ घटाते बढ़ाते रहने चाहिए, ताकि उसमें नॉवेल्टी रहे, हमारे ब्रेन को लगे कि कुछ ना कुछ नया नूतन आ रहा है हमारे सामने खाने की पीने की चीज़ों में, ताकि हमारा ब्रेन का वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है उसको वो अच्छा लगे, मन भाए और हम उससे ऊबे ना, हम बोर ना हो। तो हाँ, ये कहना सही होगा कि अगर हम शुगर का ओवर कंजम्पशन करें, यानी बहुत ज़्यादा खाने लग जाए, डेली लेवल पर हम मीठी चीज़ें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खाए जा रहे हैं, एक बार में शुरू हो गए तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एडिक्टिव हो सकता है, यानी इसकी हमें लत लग सकती है। एक दो बार अगर हम मीठी चीज़ें खा लें तो उससे तो कुछ नहीं होगा, वो तो हमारे लिए अच्छा ही है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी हमें लत नहीं लगनी चाहिए। तो हाँ, कभी कभार आप हलवा, गुलाब जामुन, आइसक्रीम्स,
इसका आनंद ले सकते हैं, इसको एंजॉय कर सकते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बस ओवर कंजम्पशन ना हो, इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि वो एडिक्टिव होता है, उसकी हमें लत लग सकती है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की सलाह माने तो शुगर का कंटेंट पूरी कैलोरी इनटेक का सिर्फ 5% यानी 5% होना चाहिए। यानी अगर हम ग्राम्स में बात करें तो करीब करीब 25 ग्राम शुगर एक दिन में हमें कंज्यूम करना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सोडा या कोल्ड ड्रिंक की एक बॉटल में 65 ग्राम शुगर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि शुगर हमारे जीवन में किस तरह घुसा हुआ है और कितनी चीज़ों में घुसा हुआ है और किस किस तरह से ये हमारे ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, शुगर में सबसे कॉमन, जो सबसे आम तौर पे जो प्रकार मानते हैं, जो टाइप है, वो है ग्लूकोज। और ग्लूकोज बहुत अच्छा होता है, स्पेशली हमारे ब्रेन के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब पिछले थोड़ी देर पहले हमने बात की कि ये कंट्रोल्ड अमाउंट में होना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन ग्लूकोज हमारे ब्रेन के लिए, पूरी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स ग्लूकोज को बहुत ही अच्छी तरह से मेटाबोलाइज कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज शुगर का वो टाइप है जो सिर्फ लिवर उसको मेटाबोलाइज कर सकता है और कोई ऑर्गन इसको अच्छे से मेटाबोलाइज नहीं कर पाते हैं। और हम ज़्यादा मीठी चीज़ें खा रहे हैं जिसमें फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा है, तो लीवर के पास बहुत ज़्यादा फ्रक्टोज मेटाबोलाइज होने को पहुंच जाएगा, जो कि वो कर नहीं पाएगा। तो वो एक्स्ट्रा फ्रक्टोज को फैट में कन्वर्ट करने लग जाता है। फ्रक्टोज हमारे लिए इतना बुरा हो सकता है। अब 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे इस चीज़ को समझ सकते हैं और एकदम से वो सवाल कर सकते हैं कि अंकल आप तो फंस गए, फ्रक्टोज तो फ्रूट्स में भी होता है, तो क्या हम फ्रूट्स भी खाना छोड़ दें? तो मैं इस बात का जवाब दूंगा दोस्तों कि फ्रक्टोज फ्रूट्स में तो होता ही है। आमतौर पर सारे ही फ्रूट्स में फ्रक्टोज होता है, लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है। और उसके भी ऊपर हम बात करें तो फ्रूट्स में कितना हाई फाइबर कंटेंट होता है, फाइबर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। तो फ्रुक्टोज बहुत कम होता है और फाइबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो हमारे शरीर को उसको मेटाबोलाइज कर पाना बहुत ही आसान होता है। लेकिन अगर हम यही बात करें हम केक्स की या ब्राउनीज़ की या मार्केट में मिलने वाले बहुत सारी मीठी चीज़ों में, तो फ्रक्टोज़ हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि वो जो फ्रूट्स में जो कंटेंट होता है फ्रक्टोज़ का, उससे कई गुना ज़्यादा इन चीज़ों में फ्रक्टोज़ डाला जाता है, ऐड किया जाता है ऊपर से इस फूड इंडस्ट्री के द्वारा, या जो भी कंपनीज उसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो उसमें खास तरह का फ्रक्टोज़, जिसको हम हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप बोलते हैं, वो ऊपर से डाला जाता है, जो फ्रक्टोज़ कंटेंट को कई गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। और ये हमारे ब्रेन के लिए, पूरे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। अब दोस्तों, एक फिल्मी डायलॉग है कि यंग जनरेशन की यही बात मुझे अच्छी लगती है। तो मुझे भी यंग जनरेशन की यही बात अच्छी लगती है कि वो कोई भी बताए गए फैक्ट्स पर या चीज़ों पर आसानी से बिलीव नहीं कर पाते, आसानी से उसको नहीं मानते हैं, और जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमें किसी भी फैक्ट को, किसी भी बात को क्वेश्चन करना चाहिए, उसको चैलेंज करना चाहिए, उसके पीछे की जांच पड़ताल करनी चाहिए, तभी हम इसको मानना चाहिए। तो अगर आप इसको जानने पहचानने की कोशिश करेंगे, इसके बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, तो आपको इस बात का सच समझ में आएगा कि फ्रक्टोज जो कि फ्रूट्स में बहुत ही कम लेवल पर होता है, कम अमाउंट में होता है, और हाई फाइबर के साथ मिलके इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ही धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है, इसलिए हमारी बॉडी के लिए बुरा नहीं है। लेकिन जो फ्रक्टोज और बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों में पाया जाता है, जैसे कि ब्राउनीज़, जैसे कि केक्स, बहुत सारे टोमेटो केचप, सॉस, ब्रेड और बहुत सारी चीज़ों में हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप ये फूड इंडस्ट्री डालकर उसको बहुत ही मीठा और बहुत टेस्टी बनाती है, जिससे उसका शेल्फ लाइफ तो बढ़ ही जाता है, वो टेस्टी हो जाता है। और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप यूज़ करने का एक और उनका लॉजिक है दोस्तों कि ये उनके लिए बहुत ही सस्ता पड़ता है, यानी चीज़ों की शेल्फ लाइफ तो बढ़ती है, उनकी लाइफ तो बढ़ी जाती है, कई महीनों तक वो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, वो सस्ता भी पड़ता है। यानी आप चीज़ों को मीठा भी बना दे रहे हो और कंपनी को वो सस्ता भी पड़ रहा है, तो वो कंपनी क्यों ना करे। बहुत सारे देशों में इसके लिए टफ रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, लेकिन हर जगह वो रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जाते, और कई जगह तो रेगुलेशंस, इतने रूल्स रेगुलेशंस हैं भी नहीं। ये फ्रक्टोज वही शुगर है दोस्तों जो बिस्किट्स को बहुत ही च्यूई और कैंडीज़ को बहुत ही क्रंची बनाता है। एक बहुत ही जाने माने साइंटिस्ट हैं रॉबर्ट लस्टिग, जिनका मैं फ़ैन भी हूँ और उनको फॉलो भी करता हूँ। उनके द्वारा वो बताते हैं कि ये फ्रक्टोज किस तरह प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, यानी उन चीज़ों को ख़राब होने से बचाता है, बहुत लंबे समय तक वो चीज़ें वैसे ही फ्रेश दिखती हैं। ये वही फ्रक्टोज शुगर है जो ब्रेड को सुनहरा सा कलर देता है और कई सारी चीज़ें अच्छी दिखती भी हैं और टेस्ट भी उनका अच्छा आता है। तो जो डॉक्टर रॉबर्ट लस्टिग हैं वो बोलते हैं कि शुगर
इतनी तरह से और इतने अलग अलग प्रकार में वो छुपा हुआ है कि उसको खोज पाना भी बहुत मुश्किल है। यानी कि ये कहना ज़्यादा आसान होगा कि किसमें वो फ्रक्टोज़ यानी वो खास तरह का शुगर जिसको हम फ्रक्टोज़ बोल रहे हैं, किसमें वो नहीं है। यानी कि सब्जियां, फल, जो जितने भी नेचुरल चीज़ें हैं, ये गिनना आसान है बजाय ये गिनने के कि किन किन चीज़ों में वो है, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में तो वो है। बहुत ही कम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप या हाई फ्रक्टोज़ या कॉर्न सिरप इस तरह की चीज़ें ना हो। तो दोस्तों, कई सारे जूस या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स या कई तरह के ड्रिंक्स, उसकी जगह अगर हम सिर्फ पानी पर निर्भर रहें, पानी पिएं, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ होगी। हम बहुत सारे बुरे प्रभावों से बच जाएंगे। और हम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो भी हम चीज़ें मार्केट से खरीद रहे हैं, एक बार हम उनके पीछे लगे हुए लेबल्स को पढ़ लें, इंग्रेडिएंट्स को पढ़ लें कि उसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे ब्रेन के लिए, बॉडी के लिए बहुत ही बुरी हो सकते हैं। स्पेशली फ्रक्टोज़ या हाई फ्रक्टोज़ कॉर्न सिरप, तो उसमें ज़रूर हमको ध्यान देना चाहिए उसमें कितना है। और आम तौर पर भी हम रोज़ाना हमारे खाने पीने की चीज़ों में शुगर कितना है और हमारी बॉडी के लिए, हमारे शरीर के लिए वो ठीक है या नहीं, ज़्यादा तो नहीं है, हमारे ब्रेन पर उसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा अगर हम उन चीज़ों को लिमिटेड रखें और उन चीज़ों पे एक नज़र रखें। हम अपने पूरे शरीर को, अपने ब्रेन को बचा सकते हैं हाई शुगर वाली कई सारी चीज़ों से होने वाले नुकसान से। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में, जिसमें हम किसी और चीज़ पर बात करेंगे जो हमारी डेली लाइफ से, हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और हमारी वो लाइफ क्वालिटी पर असर डाल सकता है, चाहे वो अच्छे हों चाहे बुरे। थैंक यू सो मच।